हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे, आर्यन और नमन। दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फर्क था। आर्यन बड़ा भाई था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं नमन छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही सहनशील। उनके पिता शिवपाल जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय नमन केवल 17 साल का था और आर्यन 23 का। शिवपाल जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ कमला देवी हर रोज प्रार्थना करती थी कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? नमन ने भर्राई आवाज में पूछा। तू नहीं समझेगा छोटे, तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर और खेत सब बेच देते हैं। आर्यन ने झल्लाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नमन को बहुत बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी। लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया। आर्यन ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। नमन गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत गोड़े, सब्जी उगाई और माँ का पूरा ख्याल रखा। उधर शहर में आर्यन ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियां, शहर की चमकदमक में वह पूरी तरह डूब गया। वह जब भी गांव वापस आता और नमन की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गवार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है? क्या तुझे अब भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ, मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। और तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान और वही गोबर की गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ, तुझे बस ये देहातीपना छोड़ना होगा। खेत खलिहान को भूल जा, धोती उतार और सूट पहन। चल मेरे साथ, तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंद बुद्धि लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू मेरा भाई है तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। नमन बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वह कोई नहीं समझ सकता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी का छोटा फ्रेंचाइजी बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 3 महीने में आर्यन गांव आता, बड़ी गाड़ी में। वह माँ से मिलकर 2 दिन रुकता और नमन का मजाक उड़ाता। नमन ने जो आधी जमीन बचाई थी, उसी पर जीतोड़ मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाई, गाय भैंस पाली। वह दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। आर्यन जब शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा
तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी आर्यन की बहू बने। आखिरकार सरपंच ठाकुर अमर सिंह की नजर पड़ी उस पर। उनकी बेटी शालिनी एक सुंदर, नखरे वाली और शहरी सपनों से भरी लड़की थी, जो हमेशा महंगे श्रृंगार में सजी रहती थी। माँ, देखा तूने? सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वो देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वो पहले दिन से ही पसंद है। आर्यन को शालिनी पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया। उधर नमन चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान पर नहीं, धरती पर टिकी थी। माँ कमला देवी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन नमन की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ ही महीनों बाद नमन ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी राधा, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी। राधा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद राधा और नमन का जीवन साधारण था पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। आर्यन का शहर में व्यापार घाटे में जाने लगा। ऊपर से शालिनी हर रोज नई डिमांड करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहनकर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, फेशियल करवाना है। शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है। मुझे कम से कम 3 नए ड्रेस चाहिए, एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के दिन। और नई चप्पल भी, पिछली बार वाली टूट गई थी। आर्यन ने हताशा में कहा, शालिनी, जरा मेरी भी सुन लो। पिछले 3 महीने से दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो रही। उधार चढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते ही नहीं, माल लाने के पैसे नहीं है, और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज ये सोचकर निकलता हूँ कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूँ तो तुम्हारे ये नए गहने और पार्लर की बातें मेरे दिल में चुभती हैं। क्या तुम नहीं देखती कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ दूँ, लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है। थोड़ा साथ दो, थोड़ा सब्र करो। वो सब मैं नहीं जानती। तुम भूलो मत, मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी ब्याह ना करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। शालिनी ने 2 टूक जवाब दिया। शालिनी घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। जब पैसे थे तब सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा, नौकर चले गए। एक दिन वह भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, कार ले गई और घर नीलाम हो गया। आर्यन और शालिनी सड़क पर आ गए। शालिनी की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वह जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने, जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है। इस धूप में तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। वो विलाप करने लगी। वह विलाप करने लगी। तुम चिंता मत करो शालिनी, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अभी हार नहीं मानी है। आर्यन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। इधर नमन धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और राधा हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वह गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ की सेवा करती। एक दिन गांव के बाजार में आर्यन पैदल लौटा, थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा।
उसने देखा कि नमन अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। आर्यन की छाती में ईर्ष्या की आग जल उठी। तो अब ये हाल है। कभी जो मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। ये गवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। शालिनी ने भी आग में घी डालने का काम किया। सुनिए जी, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये कैसी विडंबना है कि वो नमन और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वे हमें नीची निगाहों से देखते हैं। कुछ कीजिए, वरना मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। आर्यन दिन रात एक ही बात सोचता, कैसे नमन को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ कमला देवी का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। नमन माँ के अंतिम संस्कार में टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। आर्यन भी वहाँ खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और काली योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद आर्यन तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि माँ कमला देवी ने अपनी मृत्यु से पहले पूरी संपत्ति केवल आर्यन के नाम कर दी है। एक शाम जब नमन खेत से लौट रहा था, तो देखा कि घर पर पटवारी और चौकीदार खड़े हैं। आर्यन ने कहा, देख नमन, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। ये घर, ये खेत, ये आंगन अब कानूनन मेरा है। इसीलिए अब तुम्हें ये घर खाली करना होगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। भाई, ये तो क्या कह रहा है? माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। तू जानता है माँ मुझे कितना प्यार करती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? नमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कानून भावनाएं नहीं देखता नमन, वो सबूत देखता है, और मेरे पास सबूत है। ये देख, सरकारी मुहर और गवाहों के दस्तखत। नमन ने रोते हुए कहा, भाई, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? तुमने तो पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ। क्या ये सब छीन लेगा तू मुझसे? नमन चुपचाप अपनी पत्नी राधा और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वहीं पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर कोने में जा बसा। वह खेत जो उसने अपनी मेहनत से बचाया था। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। राधा, तुम चिंता मत करो। आर्यन ने मुझसे मेरी जमीन ली है। वो मेरा नसीब नहीं छीन सकता। दुख इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं फिर से सब खड़ा करूंगा। नमन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन बहुत बड़ा है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। राधा ने उसका हाथ थाम लिया। नमन और राधा ने फिर से दोगुनी मेहनत शुरू की, लेकिन आर्यन एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था गजाधर। वह बहुत लालची था। आर्यन ने उसे पूरे पैसे नहीं दिए थे। एक दिन गांव की चौपाल में पंचों की सभा बुलाई गई। आर्यन वहां सबसे पहले पहुंचा ताकि अपने झूठ को सच साबित कर सके। तभी वहां गजाधर आ धमका। उसने सीधे पंचायत के सामने असली सबूत और तहसील की नकल पेश कर दी। इन कागजों में जो दस्तखत हैं, वे कमला देवी के नहीं हैं। मैंने खुद आर्यन के कहने पर ये फर्जी दस्तखत किए थे। इसने मुझे पैसे देने का वादा किया था, पर मुकर गया। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूँ, लेकिन इस धोखेबाज का असली चेहरा भी दिखाने आया हूँ। गजाधर ने चिल्लाकर कहा। पूरा गांव सन्न रह गया। आर्यन की बोलती बंद हो गई। पंचायत के मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, आर्यन, तूने न केवल अपने भाई को ठगा, बल्कि अपनी माँ की आत्मा को भी अपमानित किया। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। नमन को उसकी जमीन और मकान तुरंत वापस दिया जाए और तुझे इस गांव से बेदखल किया जाता है। आर्यन ने पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। उसका झूठ, घमंड और स्वार्थ सबके सामने नंगा हो गया था। वह चुपचाप गांव से निकल गया।
अब वह दर दर की ठोकरें खाता है, मजदूरी करता है और कभी कभी भूखा भी सोता है। उसकी बदनामी उसके साथ चलती है। उधर नमन ने अपना घर वापस पाया, लेकिन उसका दिल आज भी करुणा से भरा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटाओ और उसे मेहनत का महत्व सिखा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है नमन, शायद इसी का नाम असली अमीरी है।